गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA लेक्चर नंबर 42 चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जो अभी तो हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाने का, स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं और उसमें कितने डिवीज़न होता है, कौन से सब डिवीज़न होते हैं और काम किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड ऑन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी जो आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, लेकिन वो इफेक्टिव कब माना जाएगा? जब आपके पास एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो, यानी अपने काम को पूरा करने के लिए जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो बहुत ही आइडियल तरीके का होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये बताता है कि आप किस तरह के बिजनेस करने में माहिर हैं या आप किस तरह के बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। द नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन डिसाइड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके बिजनेस यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच थिंग्स आर डिसाइडेड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच मैटर्स या विच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल और डिसाइड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को डिसाइड करता है। तो याद रहेगा, द नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले लीनियर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक बार मैं छोटे से शब्दों में कहना चाहती हूँ कि ये क्या होता है। तो जहाँ पे टाइम का इम्पोर्टेंट है, वर्क का नहीं। यानी किसी एम्प्लॉयज़ का 8 घंटे का जॉब है ना, तो वो 8 घंटा कंप्लीट किया, भले 8 घंटे में वो कुछ किया कि नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं, जिसको हम शॉर्ट में अगर लीनियर कहना चाहें तो कह सकते हैं। सेकेंड आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ अगर किसी चीज़ का वहाँ पे वैल्यू है तो वो है काम का, यानी वर्क का, आपके फंक्शन का। आप 2 घंटे में अपना टारगेट पूरा करो, 4 घंटे में, 10 घंटे में काम पूरा होना चाहिए, बस यहाँ पे काम का इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जनरली हम बिजनेस में फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल की बात की है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो आप कहीं जैसे किसी फैमिली के अंदर या फिर किसी सोशल जो सर्विस करने वाली जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो की जाती है। इसका बिजनेस से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीनियर एंड फंक्शनल का ना कॉम्बिनेशन है। ओके, मिक्सचर कहते हैं ना जिसको, वो है। तो चलो इसके बारे में हम देखते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ है। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले होता क्या है तो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज अ मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विच, और बाकी ये मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे मैंने ला दिया विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर क्या आएगा, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो बहुत ही सिंपल, यानी आसानी से आप इसको स्ट्रक्चर को समझ सकोगे, और ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, सिंस मेनी ईयर्स इट हैज been used in an army, so it is also known as army organization. What is the next question आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना है आपको। What is the other name of linear organization? ठीक है, क्लियर हो रहा है।
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर आएगा क्या? आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है। इन दिस काइंड ऑफ organization the centralization of power is done on top level। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो लीनियर स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें जनरली सारा का सारा जो पावर होता है ना, वो किसे दिया होता है? तो टॉप लेवल को। समझ में आ रहा है? मैंने आपको कहा था ना, सीक्वेंस में होता है टॉप, मिडल एंड बॉटम, यानी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। कहते हैं ना, हमसे भी ऊपर कोई है, तो ये यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का मतलब भी होता है कि सारा का सारा जो अधिकार है ना, वो किसी एक इंसान के हाथ में दे देना। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन इन स्ट्रेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे चीज़ें टॉप टू बॉटम पे आता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन जाते हैं और कुछ जाता नहीं है। As distribution of power is a straight line from top to bottom, it is called linear organization। अब इसे linear organization हम जनरली कहते क्यों हैं? तो यहाँ पे जो पावर है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब जो अधिकार होते हैं ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसीलिए इसको हम लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। In this, each employee is answerable to his or her superior authority। यहाँ पे हर एक छोटा एम्प्लॉय, यानी जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, वो अपने से अपर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने सुपीरियर के लिए। सपोज कि मैं बॉटम लेवल का कोई एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, तो मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? तो मेरे ऊपर जो मेरा सुपरवाइजर होगा, जो मेरा फोरमैन होगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल मानी जाऊंगी। In this type of higher degree of power can be seen top level and the lower amount of power is seen in the bottom level। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हायर डिग्री यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार किसको मिलता है? तो टॉप लेवल को, और लोअर अमाउंट में जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो बॉटम लेवल के पास। ठीक है, अब इसका थोड़ा फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेशन किस तरह का होता है, चलो फॉर्मेशन में देखते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस इज क्लासीफाई इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे बिजनेस को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एज पर इच सेक्शन और एरिया सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड्स आर अपॉइंटेड। ओके, सॉरी, ये पता नहीं, इसको भी शायद प्रॉब्लम है पढ़ने से, बीच में टपक जाता है। एज पर सेक्शन एंड और एरिया सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। और जो कि हमने सारे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा है, इसलिए हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, और इसलिए हम उसे अपॉइंट करते हैं। दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द सुपीरियर हेड। हर डिपार्टमेंटल का जो हेड होगा वो मिडल लेवल मैनेजमेंट का जो हेड होगा ना, सबसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लिखा सुपीरियर हेड मतलब सबसे जो ऊपर होगा उसकी बात की है। द एरिया हेड इज गिवन ऑल नेसेसरी पावर नीडेड एज पर हिज और हर डिपार्टमेंट। अब जो एरिया का जो हेड होगा, मतलब कि सपोज कि मिडिल लेवल की हम बात करें या टॉप लेवल की बात करें, तो वहाँ उनके टॉप लेवल पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसमें भी कोई सुपीरियर होता है। तो वहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को ना सारे अधिकार और जिम्मेदारी देंगे जितना उनके डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होगा। इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। मैंने आपको पहले ही कहा कि लीनियर का मतलब होता है टाइम पास नहीं, मीन्स कि वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का ज़्यादा महत्व है, मतलब कि टाइम का ज़्यादा महत्व है, काम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपने 8 घंटे में भले कुछ ना किया हो, फिर भी कोई मतलब नहीं है। हेंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे आपने देखा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हमने देखा था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो नाम है लीनियर के, लीनियर, आर्मी एंड डिपार्टमेंटल। ओके, याद रहेगा। चलो देखते हैं कितना याद रहता है। द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट सीन इन द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। नीचे समझने के लिए आपको एक डायग्राम भी प्रोवाइड किया इन लोगों ने, चलो देख लेते हैं।
ओके, ये पूरा मैं आपको एक साथ नहीं दिखा सकती, इसलिए थोड़ा हम देखते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है। जितना इसका स्क्रीन है उतना ही हम देख पाएंगे एक साथ। ओके, सबसे पहले आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, तो लीनियर। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप पे कौन होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होगी। ठीक है, एमडी नहीं होगा, याद रखना। कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा जनरल मैनेजर। बीओडी के नीचे कौन होगा, तो जीएम होगा, यानी जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। जनरल मैनेजर कितने डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा, तो 3 होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट एंड सेल्स। सबसे पहले प्रोडक्ट का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर एडमिन डिपार्टमेंट इसलिए होगा ताकि वो जो भी प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के बारे में जान सके, और लास्ट में हम जो मैन्युफैक्चरिंग किए हैं उसको सेल्स करने का काम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन होगा, बीओडी। बीओडी के नीचे आप क्या किसे रखोगे, जीएम को। जीएम का 3 डिपार्टमेंट होगा, पीडी यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडी यानी एडमिन डिपार्टमेंट एंड लास्ट वन होगा सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, अब इन तीनों का भी भाई बहन और रिश्तेदार है तो उसे भी देख लेते हैं। अब देखा आपने यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 अलग अलग सब डिवीज़न है, एक परचेज है और एक प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन करने के लिए जनरली हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो जिसको हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए कौन होगा, परचेज ऑफिसर। और परचेज किया हुआ रॉ मटेरियल यहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पे होगा प्रोडक्शन, यानी रखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफिसर। तो याद रखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से 2 आएंगे, तो परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफिसर। परचेज ऑफिसर के नीचे कौन काम करेगा, तो क्लर्क होगा। और प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे कौन होगा, तो सुपरवाइजर। आपको पता है कि जनरली जो प्रोडक्शन का काम होता है ना, वो सबसे नीचे वाले लेवल, जिसको हम बॉटम लेवल कहते हैं, उस पे होता है, और उसका देख रेख कौन करता है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के नीचे होता है फोरमैन, और फोरमैन के नीचे होते हैं हमारे वर्कर्स। अब एडमिन डिपार्टमेंट की बात करें तो एडमिन डिपार्टमेंट को भी हमने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एडमिन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। इसके नीचे भी क्लर्क होते हैं और इसके नीचे भी क्लर्क होते हैं। ठीक है, याद रखने का, प्रोडक्शन का दोनों पी से शुरू हो रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत ही इजी है याद करने में। प्रोडक्शन का दोनों पी से, प्रोडक्शन, परचेज एंड प्रोडक्शन। एडमिन का दोनों ए से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, वो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है। तो एक तो सेल्स ऑफिसर होगा और दूसरा एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सामान बेचने के लिए लोगों को जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, और इसलिए हमें एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर रखना रहेगा। अब सेल्स ऑफिसर के नीचे कौन होगा, सेल्समैन, और एडवर्टाइजमेंट के नीचे कौन होगा, तो आपके होंगे एम्प्लॉयज़। तो आई होप कि ये फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, और इसको एक बार मैं शॉर्ट करके पूरा कोशिश करती हूँ दिखाने की। ओके, देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये सारे हमारा जो फॉर्मेशन था वो मैंने आपको स्मॉल करके दिखा दिया है। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। चलो ओके, तो देख लेते हैं अब क्या है। 1 मिनट। अब यहाँ पे आता है, इन ए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले देखा कि सारा का सारा पावर किसके पास होता है, सॉरी, सारा का सारा जो पावर होता है उसमें से हायर अमाउंट का जो पावर होता है ना, ग्रेटेस्ट अमाउंट, वो किसके पास होता है, बीओडी के पास, और जो रिमेनिंग बाकी बचते हैं वो मिडिल और बॉटम के पास होता है। दे टेक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन, ये डिसीजन लेने का काम किसी का है तो वो है बीओडी का। जनरल मैनेजर इज असाइन नेसेसरी पावर फ्रॉम देम, और जनरल मैनेजर जो कि बीओडी के नीचे काम करता है उसको पावर कौन प्रोवाइड करता है, तो बीओडी प्रोवाइड करते हैं। द जनरल मैनेजर इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिन का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, हमारा जो जनरल मैनेजर होता है जिसको आप जीएम कहते हो, whose work is ensure that lower employees follow the task and decision taken by the BOD।
अब जनरल मैनेजर का काम क्या होता है, तो उसे ये देखना होता है कि उसके नीचे काम करने वाले जितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या एम्प्लॉयज है वो सारे उस काम को करें जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और आपको डायरेक्शन दी है। As above given chart is divided into production department, admin department and sales department। जैसे हमने देखा कि हमने GM के नीचे 3 डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन, एडमिन एंड सेल्स, 3 पार्ट्स as per important work in the each department, purchase, production, sales officers etc is appointed। जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। सच ऑफिसर्स कैरी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ऑन सेक्शन। ये भी जो भी ऑफिसर्स को हमने उनके डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, उनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि उनके सेक्शन के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और क्या हो रहा है। अंडर सच ऑफिसर सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क एटसेट्रा वर्क। अब इन ऑफिसर्स के नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो सुपरवाइजर, फोरमैन एंड क्लर्क होते हैं। अंडर the foreman workers work in the way linear organization ensure power from top to bottom and responsibility flow from bottom to top। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अधिकार की अगर हम बात करें तो अधिकार कैसे होते हैं, तो पावर होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम में। एक बार क्लियर करती हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना, देखना। सॉरी गाइस। ओके, यहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन श्योर पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पावर जो अधिकार होता है वो कहाँ से जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जबकि जो जिम्मेदारियाँ होता है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए जो प्रेशर होता है ना जो लोअर लेवल वालों का वो थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे। लास्ट लाइन देख लेते हैं। सच अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज अ मोर फेवरेबल वेयर देयर स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे फेवरेबल है या कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है, तो जहाँ पे स्मॉल साइज के इंडस्ट्रीज हो वहाँ पे। ओके, लास्ट लाइन है एंड द वर्क एरिया आल्सो लिमिटेड, और जहाँ पे काम भी कम हो। द प्रॉब्लम कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर आल्सो लिमिटेड, और जहाँ पे कंट्रोलिंग का और डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम भी कम हो वहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल है। अदरवाइज जो अगर लार्ज यूनिट हो, लार्ज फॉर्म हो ना, वहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फेवरेबल साबित नहीं होता है। तो आज हम अपना ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।